अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका टीचर हसनैन अली। हम चैप्टर नंबर 2 जो है वो सेट एंड फंक्शन जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्लास 9 का न्यू सिलेबस जो है उसमें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी टाइप्स ऑफ अ सेट। हम बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। बेसिक डेफिनेशन का जो लेक्चर जो था उसको हमने 2 हिस्सों में स्प्लिट किया। पहला हिस्सा हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो हमारा सेकंड पार्ट है उस लेक्चर का। तो आज उसमें हम बेसिक डेफिनेशन में हम डिस्कस करेंगे द टाइप्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेट, और उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते चलेंगे। और सबसे पहले जो है टाइप्स ऑफ सेट में जो है वो हमारे पास देखें जी क्या आ जाता है जी, सिंगल्टन सेट। अब बेटा जी सिंगल्टन सेट जो है ये क्या होता है? अब सिंगल्टन सेट हमारे पास एक इस तरह का सेट है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो पाया जाता है। Singleton set is a set which contain only one element, जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट जो है वो हो, दैट इज कॉल्ड दिस सिंगल्टन सेट। ठीक है। अब मैं कहता हूँ जी लेट्स से कि मेरे पास एक सेट जो है वो ए है और एक सेट जो है मेरे पास वो बी है। लेट्स से कि मैं कहता हूँ इसमें एक एलिमेंट ए आ गया और इसमें एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास 1 आ गया। अभी देखें दोनों सेट जो हैं दोनों के अंदर जस्ट एक एलिमेंट है, लिहाजा ये दोनों सेट जो हैं इसका भी सिंगल्टन सेट। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ द सेट इज एन एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है उसको नल सेट के तौर पे भी जाना जाता है और वाइड सेट के तौर पर भी जाना जाता है। अगर आपके पास पेपर में कहता है डिफाइन द एम्प्टी सेट, या फिर वो आपके पास ये क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन द नल सेट, या फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डिफाइन द वाइड सेट। तो अगर इस क्वेश्चन जो है वो उसको 3 तरह से डिफरेंट तरीकों से पूछा जा सकता है, और आगे मुख्तलिफ बुक्स के अंदर और मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जा सकता है। तो एम्प्टी सेट को नल सेट भी बोलते हैं और वाइड सेट जो है वो भी बोलते हैं। अब एम्प्टी सेट फिर सेट कौन सा है? एम्प्टी सेट इज ए सेट, ये एक सेट होता है विच कंटेन नो एलिमेंट, जिसके पास कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक हो गया जी, कोई एलिमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं जी? एम्प्टी सेट। ठीक हो गया। अब हम कहते हैं जी हमारे पास एक सेट जो है वो ए है और ये हमारे पास आ गया जी एम्प्टी सेट, इसमें कोई एलिमेंट नहीं, बिल्कुल खाली। और जो एम्प्टी सेट है मेरे बेटे उसका एक सिंबल और भी होता है, दैट सिंबल रिप्रेजेंट द 5। ठीक हो गया। एम्प्टी सेट का सिंबल यहाँ तो हमारे पास ये है, यहाँ हमारे पास ये है। अगर दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर अगर स्टूडेंट इस तरह लिख देता है कि सर एम्प्टी सेट जो है वो ये बन जाता है, नहीं ये एम्प्टी सेट नहीं है। हमारे पास एक इस तरह का सेट है जिसके अंदर एक सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट है। सही है। तो लिहाजा इसको एम्प्टी सेट कहना क्वाइट रॉन्ग। ठीक है। एम्प्टी सेट लिखते वक्त या तो आप उसको इस शक्ल में लिख सकेंगे या उसको आप इस शक्ल में लिख सकेंगे। अगर हम आपके पास ये वाली शेप है और इसको आप एम्प्टी सेट कहते हैं तो ये मेरा बेटे गलत कंसीडर होगा। एम्प्टी सेट के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो बन जाती है वो है जी इक्वल सेट। अब इक्वल सेट डेफिनेटली 2 सेट ही होंगे। ठीक है। तो हम कह देते हैं इफ ए एंड बी आर द 2 सेट्स, इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स। ठीक है। अब 2 नॉन एम्प्टी सेट, हम कहते हैं जी 2 नॉन एम्प्टी सेट है, वो ए और बी है। अब ये ए और बी 2 सेट जो भी हमने कंसीडर किए मेरे बेटे, ये इक्वल कब होंगे? आर said to be equal if, अगर, कब? if all
एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी आर एग्जैक्टली सेम। अगर वो बिल्कुल सेम एलिमेंट्स जो हैं दोनों कंटेन करते हैं तो तब जाकर ये सेट ए एंड बी जो है वो दोनों इक्वल होंगे। अब हम कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट जो है वो हमारे पास ए है और दूसरा सेट हमारे पास जो है वो बी है। अब हम कहेंगे कि जी सेट ए जो है उसमें हमारे पास एलिमेंट जो हैं वो है जी ए बी सी एंड डी, और जो सेट बी है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी ए बी डी एंड सी। एलिमेंट के अंदर सेट के जब इक्वल होते हैं उनके अंदर इनकी पोजीशन मैटर नहीं करती कि कौन सा नंबर किस पोजीशन, एलिमेंट किस पोजीशन के ऊपर पड़ा है, वो सेट के अंदर होना चाहिए। उसकी पोजीशन आगे पीछे भी हो जाए, उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें सेट को जो है वो खराब नहीं होता। अब ये देखें जी, ये सेट ए बी और सी एंड डी, ये सेट जो है उनके एलिमेंट एग्जैक्टली सेम है, तब में हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। अगर हम एक थर्ड सेट कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से कि मैं कहता हूं जी मेरे पास एक थर्ड सेट है, इट इज इक्वल टू सी, और वो हमारे पास बन जाता है जी 1 2 3 एंड 4। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं जी ए बराबर है सी के या ए बराबर बी बराबर है सी के, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगी। तो ए इज नॉट इक्वल टू सी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, ये वाले दो एलिमेंट बराबर सेट बराबर होंगे कि जिनके एलिमेंट एग्जैक्टली जो है वो सेम है। ठीक है, तो दो सेट उस वक्त इक्वल होते हैं जब उनके तमाम एलिमेंट जो हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हों, देन टू सेट सेट टू बी अ इक्वल सेट। ठीक हो गया। तो इक्वल सेट के बाद हम चलते हैं इक्विवेलेंट सेट के ऊपर। अब ये इक्वल और इक्विवेलेंट जो है नाम देखें इनके मिलते जुलते ही हैं, लेकिन इसके अंदर आप लोगों ने क्या करना है, अब डेफिनेटली अगर सेट इक्विवेलेंट होंगे तो वो भी दो होंगे। तो हम कंसीडर कर लेते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, ये दो सेट्स हैं। ठीक हो गया। ये एम्प्टी भी हो सकते हैं और नॉन एम्प्टी भी हो सकते हैं। इफ ए एंड बी आर द टू सेट, ठीक हो गया। अब आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट होंगे कब, इफ दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब इसमें आपने देखना है कि उनके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, उनकी तादाद बराबर होनी चाहिए। अब नंबर या एलिमेंट्स कौन से हैं ये मैटर नहीं करते। मतलब अगर सेट ए है उसके अंदर अगर 4 एलिमेंट है तो दूसरा सेट है उसके अंदर भी 4 एलिमेंट ही होने चाहिए। तो अगर नंबर्स की तादाद बराबर है तो सेट इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ठीक है। इन शॉर्ट अगर वो जो है वो सेट जो है उसकी कार्डिनैलिटी जो है उसके ऊपर बात करना चाह रहा है वो। तो अगर दोनों सेट जो है उनकी कार्डिनैलिटी जो है, अगर उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की तादाद बराबर है तो दोनों सेट जो है वो इक्विवेलेंट होंगे। ठीक हो गया जी। अब मैं दो सेट कंसीडर कर लेता हूँ जी। हमारे पास एक सेट जो है वो ए है और दूसरा सेट जो है वो बी है। ठीक है। तो अब हम कहेंगे जी ए सेट हमारे पास ए बी सी एंड डी है और बी सेट जो है वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 है। अब मैं इन दो सेटों को इक्वल तो नहीं बोल सकता क्योंकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि इनके एलिमेंट्स डिफरेंट है, लेकिन ये सेट जो है वो इक्विवेलेंट है। मैं कह सकेंगे ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेट है वो है जी सबसेट। सबसेट जो है मेरे बेटे ये इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो समझना है। अगर हम सेट पढ़ते हैं, जब हम सेट थ्योरी की बात करेंगे
तो उसके अंदर सबसेट का जानना आप लोगों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये टर्म जो है ये वाइडली यूज़ होती है सेट वाले चैप्टर के अंदर, और लेकिन ये है आसान ही है। अब सबसेट ऑफ अ सेट की जब हम बात करेंगे तो तब हम दो सेट जो हैं उनको डील करेंगे, और दो सेटों को देखेंगे कि कौन सा सेट किसके अंदर कंटेन करता है। ठीक हो गया? तो उसके अंदर भी हम कंसीडर कर लेते हैं दो सेट। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स, अब टू नॉन एम्प्टी सेट, अब हमने एम्प्टी नहीं लेने, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक हो गया? दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है, कैसे होगा ए बी का सबसेट? तो अगर आप कहते हैं कि जो ए बी का सबसेट है, तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आया कि जो ए के एलिमेंट हैं वो सारे के सारे बी के अंदर कंटेन हैं या नहीं है। ठीक है? अगर ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी के एलिमेंट भी हैं, तो आप कहेंगे कि सेट ए जो है वो बी का सबसेट है। ठीक है? तो फिर हम क्या कहेंगे? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट एंड every element of set A is also an element of set B। अगर सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी का भी एलिमेंट है, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। तब हम ए जो है उसको बी का सबसेट बोलेंगे। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना है जी? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक हो गया? तो हमने कह दिया कि ए जो है वो बी का सबसेट है। तो ये जो यू देखें, यू जो हमने अगर हॉरिजॉन्टली ड्रा कर लिया है तो दैट इज रिप्रेजेंट द सबसेट ऑफ अ सिंबल ऑफ द सबसेट। ठीक है? तो अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखता हूं तो दैट इज कॉल्ड द ए इज अ सबसेट ऑफ अ बी। अच्छा, अगर थोड़ा सा हम इसको चेंज कर लेते हैं, मैं अगर इसको इस फॉर्म के अंदर लिख लेता हूं ऐसे, ठीक है? अब देखें, पहले हमारे पास ये सेट डोमिनेट हो रहा था, अब बी सेट डोमिनेट हो गया। तो अब बी जो है, अब क्योंकि बी ए के सारे एलिमेंट को कंटेन किए हुए है, तो बी क्या बन जाएगा? सुपर सेट बन जाएगा। ठीक है? तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। जो बी है वो ए का सुपर सेट बन जाएगा। ठीक हो गया? अगर आपके पास एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में सुपर सेट के बारे में भी पूछा जा सकेगा, तो अगर आप इस फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो ए जो बी का सबसेट बनता है, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो जो बी जो है डेफिनेटली उसने ए के एलिमेंट को कंटेन किया हुआ है, तो ए का सुपर सेट जो है वो बन जाएगा। अब जो आपका सबसेट है उसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया? एक हमारे पास बन जाता है प्रॉपर सबसेट और एक हमारे पास बन जाता है इम्प्रॉपर सबसेट। अब ये प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट जो है आप लोगों के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये थोड़े से कंफ्यूजिंग हो जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन ये आप लोगों के लिए समझना इंतहाई ज़रूरी है। ठीक हो गया? तो जो है नेक्स्ट टाइप इज़ अ प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट जो है उसके लिए भी हमारे पास दो एलिमेंट जो हैं उनका हमारे पास होना ज़रूरी है। इफ़ दो सेट सॉरी इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है? अब ये क्या कहलाएंगे? सेट टू बी नॉन एम्प्टी सेट
and A said to be proper subset. कब बोला? When every subset if every elements of set A is also an element of set B. ठीक है, या फिर हम कहेंगे A कंटेन इन अ B. ठीक है, अगर A के सारे एलिमेंट जो हैं वो कंटेन करता है B. ठीक है, या फिर हम A एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A contains in B या कंटेन इन B. ठीक है, अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से जो स्टेटमेंट आपको आसान लगती है आप उसको चूज कर लें. लेकिन अब इसके ऊपर आपने एक शर्त लगानी है. ठीक है, ये तो डेफिनेटली हमने सबसेट की डेफिनेशन भी की, लेकिन इसके अंदर आपने ये देखना है कि जो बी सबसेट है, जो बी सेट है, वो एटलीस्ट एक एलिमेंट इस तरह का लाजमी रखता हो जो सेट बी का हिस्सा, जो सेट ए का हिस्सा ना हो. ठीक हो गया, तब ये प्रॉपर सबसेट जो है वो बनेगा. मतलब बी सबसेट जो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और ए सबसेट जो छोटा हो जाए, उसका वो छोटा सा पार्ट बन जाए. ठीक है, एंड अच्छा, ये जो मैंने ब्लू कलर में स्टेटमेंट लिखी है ना, ये आप इसको एज ए अल्टरनेटिव के तौर पे इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन अभी ये जो एंड है ये बी के बाद का तसलसल इसको जारी रखेंगे अगर आपने बी रखना है. ठीक हो गया, ये यहां से एवरी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज आल्सो कंटेन इन सेट बी, इसका अल्टरनेटिव है. ठीक है, तो इसको जरा कंफ्यूज ना कीजिएगा, जरा दोनों को सेपरेटली डील कर लीजिएगा. मैंने आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा सा आसान किया. ठीक है, तो फिर हम चलते हैं. इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ऑफ सेट ए is also an element of a set B and B contain at least one element which is not in A. और B के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो A के पास नहीं है. देन इट्स सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ अ B. तो A कंटेन इन B. अगर आप प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ अ B. A इज प्रॉपर सब सेट ऑफ B. जो A है वो B का प्रॉपर सबसेट बन जाता है. समझ आ गई? तो अब हमारे पास इसका जो नेक्स्ट है टाइप जो है वो है इम्प्रॉपर सबसेट. ठीक हो गया? तो इम्प्रॉपर सबसेट जो है वो हमारे पास क्या है जी? इसके लिए भी हमें दो सेट कंसीडर करने पड़ेंगे. इफ A and B are two non-empty sets. ठीक हो गया? ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं. A is improper subset of B if A is equal to B. अगर A और B दोनों बराबर हो जाएंगे, इसमें देखें A B के अंदर तो कंटेन कर रहा है,
ए बी के अंदर कंटेन तो कर गया, इसका मतलब है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। लेकिन बी के अंदर कोई भी इस तरह का एलिमेंट नहीं है जो ए से इजाफी हो, तो इसका मतलब है कि दोनों सेट जो हैं वो बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये दोनों सेट बराबर हो जाएंगे तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका सिंबल क्या बन जाएगा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ अ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज आल्सो इक्वल टू बी। वही टेक्निक जो भी हमने पीछे सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर मैंने आप लोगों को समझाई है। ठीक हो गया। तो ये जो हमारे पास बन जाएगा इसका प्रॉपर सबसेट। आर इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू बी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बन गया जी सबसेट जो है। सबसेट के बाद जो है वो आगे उसकी जो दो टाइप्स थी, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट, हमने उनको भी डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास मजीद दो टाइप्स हैं इसकी वो दोनों टाइप्स जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वो हमारे पास आ जाता है, अब नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, containing all the elements under consideration is called universal set। ठीक है, it is denoted by u। इसको किससे डोनेट करते हैं जी, u के साथ डोनेट करते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसकी लास्ट टाइप जो है सेट की, वो हमारे पास बन जाती है जी यूनिवर्सल सेट, अपना सब पावर सेट, सॉरी said to be power set if it contain all possible subset of a set। ठीक हो गया। अब हम कंसीडर कर लेते हैं जी, हमारे पास एक सेट ए है। कंसीडर ए सेट ए विच इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ठीक है। अब पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय पावर सेट ऑफ अ ए। ठीक हो गया। तो अब हम जरा पावर सेट ऑफ ए लिखते हैं, आप लोगों का कंसेप्ट मजीद बिल्ड हो जाएगा। तो पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू, अब एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट जो है वो होता है। उसके अलावा इसका सबसेट बन जाएगा जी 1, इसका सबसेट बन जाएगा 2, इसका सबसेट बन जाएगा 3। उसके अलावा 1 और 2, उसके बाद 1 और 3, उसके अलावा इसका सबसेट ये भी बन जाएगा 2 3, उसके अलावा ये सबसेट बन जाएगा 1 2 3, 1 2 3। अच्छा, लेट्स से कि मैं ये जो पावर सेट की जो ब्रैकेट्स हैं उनको मैं रेड से करता हूँ, तो आपका मजीद कंसेप्ट अच्छा हो जाएगा। ले जी, ये रेड जो है ये पावर सेट बन गया। अब इसमें कंटेन एलिमेंट देखें जी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हमारे पास एक एलिमेंट जो है उसके अंदर सेट जो है उसके अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो उसके जो सब सेट की एलिमेंट की तादाद होगी वो 8 बन जाएगी। ठीक हो गया। तो अब तो देखें कि ये जितने भी इस सेट ए के जितने भी पॉसिबल सब सेट बनते थे उन सब को मैंने एक सेट के अंदर इनक्लोज कर दिया, एंड दिस सेट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ अ ए। ठीक हो गया।
तो अब इसमें देखें अगर सबसेट की बात करेंगे तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर सारे सबसेट जो हैं वो इसका हिस्सा बन जाएंगे। देखें ये जो पहले 7 जो हैं ये सारे उसके प्रॉपर सबसेट है और ये जो लास्ट वाला उसका इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ये सारे सबसेट जो होंगे इस सेट के अंदर कंटेन होंगे। अब इसमें एक छोटी सी बात जो मजीद अब हमने डिस्कस करनी है वो है जी कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ऑफ अ पावर सेट, कि पावर सेट जो है उसके एलिमेंट की तादाद आप लोग जो है वो कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए। ठीक हो गया कि आपका जो पावर सेट ए है उसके अंदर एलिमेंट की तादाद होगी वो क्या होगी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, जितना भी 2 की पावर में जितने भी उसके एलिमेंट की तादाद होगी ना उसको आपने लिख देना। ठीक है। तो मैं पहले इसको जनरल फॉर्म के अंदर लिखता हूं। मैं कहता हूं जी 2 पावर m। अब m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट। यहां पे वेयर m इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। वो सेट ए के एलिमेंट्स की तादाद जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अब देखें जी हमारे पास सेट ए जो है उसके एलिमेंट की तादाद कितनी थी, 3 थी। तो लिहाजा ए की वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी जी, एम की वैल्यू हमारे पास बन गई जी 3। ठीक है। तो अब जरा इसकी कार्डिनैलिटी की बात करते हैं, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी जी 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो अभी हमने यहाँ पे काउंट किए, इसके एलिमेंट्स की तादाद 8 है। अगर हमारे पास सेट ए के एलिमेंट की तादाद 4 हो जाती है तो डेफिनेटली ये 16 पे चले जाएगी। अगर ये एलिमेंट की तादाद 5 हो जाती है तो इसकी कार्डिनैलिटी जो है वो 32 हो जाएगी। अगर 6 हो जाती है तो इसकी कार्डिनैलिटी 64 हो जाती है। इसी तरह फिर हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ले जी, आज हमारे पास इस लेक्चर के अंदर हमने जितनी भी सेट की जो टाइप्स थी उनको हमने डिटेल के साथ 1 बाय 1 विद एग्जांपल जो है वो डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह अब हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम एक्सरसाइज 3.1 जो है वो अटैम्प्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अगर आप सेट सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और अगर आप इसको मज़ीद जो है वो लेक्चर सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसे नया लेक्चर अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अपने टीचर को इजाज़त दें जी। अस्सलाम वालेकुम।